और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो उसके मुजरिम हैं जिनको छोड़ा गया उनको फिर से पकड़ा जाए और उनको आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए या कम उनको फांसी दी जाए। हम ये मैसेज दे रहे हैं दूसरी दुनिया को कि हम न तो कानून की कोई कदर व कीमत रखते हैं अपने यहाँ, और न हमें इस बात की फ़िक्र है कि कल हमारी अदलिया पर हर्फ आएगा या नहीं आएगा। ज़हीर साहब, इनकी तो सियासत ही इसी पर है कि किस तरह से मुसलमानों को, हिंदू को लड़ाया जाए और राजनीति की जाए। जी, आपने सही फरमाया। चूँकि जिस तरह से अभी ये गवर्नमेंट आई है और जो फैसले अदलिया की तरफ से हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ख़ास कम्युनिटी को निशाना या हदफ बनाया जा रहा है। मैं आगे ये बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज तिस्टा चितलवार की ज़मानत हुई है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, तिस्टा चितलवार की ज़मानत जो हुई, कानून की दहलीज पर दम तोड़ता इंसाफ और मिल्लत इस्लामिया के बहुत सारे मसाइल, ईदगाहों पे कब्जा, मजलूमों के खून से रंगे हुए हाथों को बेगुनाह साबित करने की कोशिश, इसी तरह के बहुत सारे मसाइल पर आज बम्बई शहर में अमन कमेटी के ऑफिस में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। सभी तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। आइए हम बात करते हैं उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी महमूद दरियाबादी साहब से। महमूद दरियाबादी साहब, आज किन मसाइल पर बात हुई? देखिए, आज की जो ये मीटिंग थी, शहर मुंबई के मुख्तदर समाज में काम करने वाले समाजी, तालीमी, मजहबी अफराद जमा हुए थे और इन सब ने आजकल जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उन पर तफसील से गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जो हुकूमत की तरफ से, रियासती हुकूमतों की तरफ से जो गलत काम हो रहे हैं, जुल्म व सितम हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उन पर ख़ास गुफ्तगू हुई। आसाम में जिस तरह से दहशतगर्दी का बहाना बना करके पूरे मदारिस को, कई मदारिस को अब तक मुनहदिम किया जा चुका है, बिल्कुल ख़िलाफ़ कानून और ख़िलाफ़ दस्तूर बात है। इसकी यहाँ पर शदीद मजम्मत की गई और हुकूमत पर ज़ोर दिया गया, हुकूमत आसाम पर और मरकज़ी हुकूमत पर, कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। यूपी हुकूमत ने जो गैर इमदाद याफ्ता मदरसे हैं, आज़ाद मदरसे हैं, जो हुकूमत से इमदाद नहीं लेते, उनके जो सर्वे का ऐलान किया गया है, हम समझते हैं ये भी मदारिस के मामलात में मुदाखलत है। आर्टिकल 30 के तहत इस मुल्क में रहने वाले सभी अक़लियतों को, सभी मज़ाहिब के जो लोगों को अपने इदारे कायम करने का इख्तियार है, उनका इंतज़ाम करने का इख्तियार है, अपना सिलेबस चलाने का, अपना निसाब चलाने का इख्तियार है। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये सब हो, इसलिए उस पर मुदाखलत के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। जो मदरसे अब तक हुकूमत के बोर्ड के तहत काम करते हैं, 19,000 से ज़्यादा वो मदारिस हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि अब तक वहाँ पर 5 साल से तनख्वाहें नहीं दी गई। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है, न टेबल है, न कुर्सी है, कहीं तो तख्ते स्याह बोर्ड तक नहीं है। उन मदारिस का जिनका काम हुकूमत के तहत होता है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि पहले वहाँ पर वो वहाँ की जो कमियां हैं उनको दूर करे, उसके बाद दूसरे मदारिस पर नज़र डालती है। और वैसे भी ये तो आज़ाद मदारिस हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह का हुकूमत प्रेशर नहीं बना सकती। ये जुल्म है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके अलावा 2002 में गुजरात के अंदर जो फसाद हुआ था, उसकी एक मज़लूम खातून बिल्किस बानो के साथ बहुत मुश्किल के साथ इंसाफ हुआ था। जो उसके मुजरिम थे वो 14 साल के लिए जेल उम्र कैद के लिए भेजे गए थे। आज उनको रिहा किया जा चुका है, वो आज़ादी के साथ दंदनाते फिर रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है समाज में। ये हमारे समाज में जहर बोने की कोशिश है। मुजरिमों का इस तरह से अगर इस्तकबाल किया जाता रहेगा तो हमारा मुल्क की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुल्क का समाजी ताना बाना कायम रहे, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो उसके मुजरिम हैं जिनको छोड़ा गया उनको फिर से पकड़ा जाए और उनको आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए या कम उनको फांसी दी जाए।
इतने ख़तरनाक लोगों को छोड़ना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा 2006 में नांदेड़ में लोगों को याद होगा, वहाँ पर एक बम धमाका हुआ था। बम बनाते हुए उसमें भगवा आतंकवाद के लोग पकड़े गए थे। वो केस अब तक चल रहा था किसी भी तरह से लस्तम पस्तम, लेकिन शिंदे नाम के एक गवाह ने एक नया हलफनामा दाखिल किया है। उससे एक नए गोशे उजागर हुए हैं। उससे पता चला है कि वो भगवा आतंकवाद कितना भयानक था, कितना ख़तरनाक था। उसकी फिर से तहकीकात होनी चाहिए और जो उसके मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। अभी नाज़रीन को पता चले कि शिंदे ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें क्या बातें आई हैं कुछ? वो उसने साफ तौर पर उस पर लिखा है कि वहाँ पर जो कुछ भी प्रोग्राम बना, मेरे सामने बना, मैं उसका गवाह हूँ। और उसके पीछे RSS का हाथ था, साफ तौर पर उसने लिखा हुआ है। उसके अलावा ख़ास जो तौहीन रिसालत का सिलसिला चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, नुपुर शर्मा अभी उसकी एक ताज़ा मिसाल और राजा जो है वो एक उसकी दूसरी मिसाल है। ये सिलसिले भी बंद होने चाहिए। किसी की भी मजहबी शख्सियात पर इस तरह से गंदे हमले करना ये दस्तूर के कानून के ख़िलाफ़ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन सब लोगों को सख्त सज़ा दी जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मोहतरम शख्सियत, किसी भी मज़हब की मोहतरम शख्सियत की तौहीन करने वाले को कम से कम उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो। ये भी मुतालबा हम लोग हुकूमत से कर रहे हैं। और यहाँ भाईचारे की जो ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हम लोग मजम्मत करते हैं और चाहते ये हैं कि सारे इंसाफ पसंद एक साथ आएँ, सारे मज़हब के लोग एक साथ मिलें और इस मुल्क की खूबसूरती को दोबारा बहाल करें। जी शुक्रिया। मारूफ शिया आलिम दीन जनाब ज़हीर अब्बास रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आज की मीटिंग में क्या फैसले हुए, क्या लाएमल तय हुआ? देखिए, आज की मीटिंग जो थी वो कई पहलू पर जो हमारे मसाइल हैं उस पर गौर और फिक्र की गई है। गवर्नमेंट ने इधर गवर्नमेंट मतलब हुकूमत ने इधर अपना एक अजीब रवैया उसने अपनाया है अक़लियतों से मुताल्लिक़, और उन मसाइल में वो दखल अंदाज़ी कर रही है कि जिसमें न कानूनी तौर पर उसे दखल अंदाज़ी का कोई हक़ हासिल है और न समाजी तौर पर उसमें हक़ हासिल है। अभी जो इश्यूज़ हमारे सामने आए हैं, पहला इशू तो बिल्किस बानो का है, जो इस वक्त पूरे मुल्क में गुफ्तगू का एक मसला बना हुआ है, उस पर हो रहा है। और बल्कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर इस पर गुफ्तगू की जा रही है कि कमाल ये है कि जिन लोगों को अदालत ने मुजरिम करार दिया और जिनके ख़िलाफ़ तमाम सबूत मुहैया हो चुके हैं, जिन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी और पूरी उम्र के लिए उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई, उन्हें 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। और अफसोस तो इस बात पर हुआ है कि इस अमल को समझदार लोगों को कंडेम करना चाहिए था, मगर कंडेम करने की जगह पर उनको हार और फूल से नवाजा गया है। इसका मतलब ये है कि हम ये मैसेज दे रहे हैं दूसरी दुनिया को कि हम न तो कानून की कोई कदर व कीमत रखते हैं अपने यहाँ, और न हमें इस बात की फ़िक्र है कि कल हमारी अदलिया पर हर्फ आएगा या नहीं आएगा। उसके अलावा दूसरा इशू जो इस वक्त हमारे सामने क्रॉप अप हुआ है वो तौहीन ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस पर आपने देखा कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में, यानी इस्लामी हुकूमतों में तो हुआ, उसके अलावा भी यूरोप वग़ैरह में भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई है। और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जिसकी तहज़ीब माजी में अपनी कदर व कीमत रखती थी, अब वो लोगों की निगाहों से इन हरकतों की वजह से गिरती चली जा रही है। अभी एक का तो मामला हुआ ही था नुपुर शर्मा का,
उसके बाद साहब बीजेपी के एक दूसरे एमएलए साहब ने भी वही हरकत कर दी, लेकिन हुकूमत ने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़, स्टेट गवर्नमेंट ने फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ इक़दाम किए हैं। ये तीसरा जो हमारे लिए बड़ा अहम मसला आ गया है और वो है मदारिस का मसला। मदारिस का मसला ऐसा है, देखिए मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत हर चीज़ को मुसलमानों की मुखालफत में ले लेती है। ये नहीं सोचती है कि तालीम का कितना बड़ा बोझ है जो इन मदारिस की वजह से गवर्नमेंट के कंधे से हटा हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, ये मदारिस तालीमी मामलात में जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की कोई कौम उतना अजीम, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आसाम में आप देखिए, अगर किसी एक आदमी पर आपको शुबा है कि भाई ठीक है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आप उससे सज़ा दीजिए, आपकी अदालत मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मदरसे की इमारत को ढा दें। बकिया लोगों ने क्या गुनाह किया है और उन बच्चों ने क्या गुनाह किया है, उन्हीं की देखा देखी ये काम यूपी में योगी जी ने शुरू कर दिया है। आपने अखबारात में देखा होगा, सर्वे शुरू हो गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 30 में वो मदारिस के जो हुकूमत से कोई इमदाद नहीं ले रहे हैं, उनका ताउन नहीं ले रहे हैं, उन्हें इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है कि वो मदारिस को चला सकते हैं, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अनदेखी किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मजाक बन गया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं क्रॉप अप हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये नॉन इश्यूज़ हैं जिन्हें इशू बनाया जा रहा है। कहीं साहब ईदगाह मैदान है, चलिए वहाँ क्या कहते हैं, गणपति रख देंगे। देखिए, हर मज़हब अपने यहाँ कुछ मुक़द्दसात रखता है। मुसलमान कभी भी दूसरे मज़ाहिब के मुक़द्दसात पर कभी कोई बात कहते नहीं हैं, लेकिन ऐसा काम करना जो मुस्तक़बिल में फसाद का शाखसाना बन जाए, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम एक दिन के लिए हम रखना चाहते हैं। एक दिन के लिए रखना चाहते हैं ना, अगले साल यही परंपरा बनेगी। ये एक दिन से फिर 2 दिन बनेगा, 2 दिन से 4 दिन बनेगा, और 4 दिन से वो 10 दिन बन जाएगा। और उसके साथ कभी मान लीजिए ईद आ गई, बकरीद आ गई, और वो भी आ गए साथ, तो क्या अरेंजमेंट करेंगे? दोनों त्यौहार एक साथ आ गए तो क्या होगा? क्या करेंगे भाई? गवर्नमेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जिसमें मुस्तक़बिल में फसाद या फितने की संभावना हो या उसका खदशा पाया जाता हो? तो ये इश्यूज़ जो हैं, हकीकत देखिए, ये हमारे लिए खुद एक मसला बने हुए हैं। हम मुल्क में अमन सुकून चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये फितनों फसाद से सिर्फ जाने नहीं तल्फ होती हैं, पूरा आप ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी का समाजी सेटअप तबाह और बर्बाद हो जाता है। कारोबार बर्बाद होते हैं, लोगों में नफ़रत होती है, लोगों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, जिसे फिर पटरी पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इन बातों का नोटिस ले और इन पर जो सही इक़दामात हों वो किए जाएँ। ज़हीर साहब, इनकी तो सियासत ही इसी पर है कि किस तरह से मुसलमानों को हिंदू को लड़ाया जाए और राजनीति की जाए। जी, आपने सही फरमाया, चूँकि इन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जी कि जिसके नाम पर इन्हें फिर दोबारा वोट मिले। जी, सबसे आसान चीज़ है, देखिए, ये अंग्रेज़ों की बड़ी पुरानी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। जी, तो डिवाइड एंड रूल में अंग्रेज़ों ने भी यही किया था 1857 के जंग आज़ादी की लड़ाई में। जी, अब वही फार्मूला इनके पास भी चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, मस्जिद के नाम पर लड़ाओ, मंदिर के नाम पर लड़ाओ।
इसके अलावा क्या है? कब्रिस्तान के नाम पर लड़ाओ, कभी ये कह दो कि शमशान के लिए दीवार नहीं खींची जा सकती थी। अब आम तो इनको इमोशनल बना दीजिए, उसके बाद जो चाहिए कहिए, जो चाहे कर ले, फिर जो कर ले। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रो के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाकिर शेख साहब। शाकिर साहब, जिस तरह से ज़हीर अब्बास रिजवी साहब ने कहा कि देश के चेहरों को दुनिया के सामने एक तरह से ये कहने की कोशिश की कि मस्त किया जा रहा है, तो इसका असल में मसला क्या है, ये आखिर चाहते क्या है ये लोग? क्या देखिए, जिस तरह से अभी ये गवर्नमेंट आई है और जो फैसले अदलिया की तरफ से हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ख़ास कम्युनिटी को निशाना या हदफ बनाया जा रहा है और वो सारा सीन उस तरह से किया जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल वाला जो मामला है कि मज़हबों के नाम से लोगों को लड़ाया जा रहा है, जातिवाद के नाम से, प्रांत के नाम से, भाषाओं के नाम से। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का पिक्चर एक बन रहा है कि वो लोग अपनी जो कुर्सी है उसको संभालने के लिए ये सारे हरबे अपना रहे हैं। और ये जो मामले हो रहे हैं, ये एक जो सिस्टम था उस सिस्टम को गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारत ये देश की ऐसी संस्कृति है कि लाख अंग्रेज़ों की कोशिश करने के बाद भी जो गांधी जी और उनके साथियों ने इस देश को आज़ाद करके हमारे सब के हवाले किया था, हम सब चाहते हैं कि उसी देश को हम भी हमारे आने वाले संतान को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को हम दें। उसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत की भावना हो और मिलजुल कर सब एक दूसरे से रहे और देश की विकास की बात हो, रोज़गार की बात हो, किसानों के मसले उसमें हल हो और जातिवाद वगैरह ये जो चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो उसमें ना हो। आपने देखा कि जिस तरह से बिल्किस बानो केस में जो लोग पूरी तरह से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिनको सज़ा दिलाई उम्र कैद की, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी वो सज़ा कायम रखी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सज़ा कायम रखी। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पूरी तरह से गुनहगार थे, कहीं भी उनमें कोई ऐसा उनको सज़ा में या जजमेंट में कोई भी वीक पॉइंट नहीं था। अब वो मसला यह आ रहा है कि वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो जो रेमिशन लॉ के तहत, तो एक तो लॉ में भी कहीं ना कहीं उस पर जिस तरह से विचार होना चाहिए था, जिन लोगों से पूछ-गुछ होना चाहिए, जो स्टेट में वो मुकदमा चला, जो जज ने वो फैसला सुनाया, कहीं ना कहीं उनका भी कंसर्न लेना ज़रूरी था। उस बात पे अमल नहीं होता है। उसके बरक्स वो लोगों की और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनकी कई इज़्ज़त अफजाई की जाती है और उसको एक अलग मज़हब का नाम दे के कहा जाता है कि इस तरह से होना चाहिए। लेकिन हमको समझना चाहिए कि भारत हो या पूरी दुनिया में कोई भी मज़हब की किताबों में या कहीं भी अगर हम उनके ऑथेंटिक लिटरेचर देखें तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो रेपिस्ट है, जिसने कई लोगों का कत्ल किया है, जिसने एक बच्ची को 3 साल की बच्ची को कत्ल किया है और कई कत्ल किया, ऐसे लोगों को सज़ा माफ़ हो सकती है या ऐसे लोग मासूम हो सकते हैं सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि लोगों के सामने, सारे मज़ाहिब के लोगों के सामने और ख़ास तौर से हमारे सारे भारत के जो भाई बहन हैं उनके सामने ये बात आना चाहिए कि कोई मज़हब इस तरह से इंसानियत के खिलाफ कोई बात नहीं करता। साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक तरह चली जाएगी। तो उन्होंने जो है इसको मज़हब के नाम पर नहीं, उन्होंने बताया कि संस्कारी थी है, सरकार ने उनको संस्कारी माना है, तो क्या बुरा किया? अगर संस्कार अच्छे थे तो संस्कारी सरकार ने कह देने से, देखिए एक मुकदमा था और वो जज ने खुद, जो जज ने इसकी सुनवाई की 1 साल, उन्होंने कहा कि हमने सारे इसके ऊपर जितने भी सबूत और गवाह थे उस पर पूरी तरह से गौर किया और ये इतना अच्छा फैसला था कि आमतौर से हम देखते हैं कि अगर एक कोर्ट में कोई फैसला होता है तो उसके ऊपर की कोर्ट में कहीं ना कहीं उसको सिंपैथी मिलती है, लेकिन ये जजमेंट इस तरह का यूनिक जजमेंट था, पूरी दुनिया की इस पर नज़र रखी हुई थी और एक बहुत ही ईमानदार जज जो कि अपने काम से काम रखता है, उसने यह फैसला दिया था और उसी फैसले को हाई कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है और कोई हुकूमत की भी उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती, तो ये इसमें संस्कार का या कोई इसका बात नहीं होता। अगर कोई गुनहगार है और उसका गुनाह सिद्ध हो गया है
तो फिर वो जाहिर है कि जिस वक्त उसने गुनाह किया होगा वो उस वक्त शायद संस्कार ही ना रहा होगा, या उसको संसार के ऊपर वो हावी होगा उसका जो भी शैतान है गुनहगार। तो इस तरह से किसी आदमी को हम संस्कारी कह के उसके ऊपर इनको मासूम साबित छोड़ नहीं सकते। जी, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज टिस्टा चितलवार की जमानत हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिस्टा चितलवार की जमानत जो हुई, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए थे वो कहीं ना कहीं आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया, हम उसका वेलकम करते हैं कि एक मासूम औरत जो कि यहाँ रहकर भी दूर दूर तक बल्कि पूरे भारत में जाके तमाम बेगुनाह जो लोग, जो मासूम लोग हैं जिन पर जुल्म होता है, जहाँ इंसानियत पे जुल्म होता है, उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाती है और हर तरह से वो अपना पूरा डिवोशन उसके लिए पूरा डिवोटी होती है। तो आज कहीं ना कहीं उनकी जो ज़मानत से ये बात सामने आती है कि उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट लगाई गई थी, जो उसमें ये कहा गया कि उनके ऊपर जो ऐसे इल्ज़ामात थे वो न किसी को ज़ख़म आई, न किसी को कुछ तकलीफ़ हुई, न किसी को कुछ, वो बहुत ही, अब ये समझ लीजिए किस किस्म के ये थे चार्जेस, वो आप समझ सकते हैं। एक तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश थी वो है, लेकिन आज जो भी है कि उनके हक़ में जो फ़ैसला आया है वो हम उसका वेलकम करते, खुशामदीद करते, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी अदलिया इसी तरह से और भी जो मासूम लोग जो सलाखों के पीछे चले गए हैं, जो सलाखों के पीछे ऐसे गुनाह जिनके ऊपर लगा दिए गए जो गुनाह नहीं है या वो उनको इतने साल रखने के लायक नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि जो अदलिया इस तरह के और भी फैसले करेंगी और मासूम लोगों का जेल से रिहाई होंगी। जी, आखिर में आज की इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ, मुख्तसर बताइए। आखिर में इस मीटिंग में हमने यही कहा कि हम पूरे मुंबई शहर से बहुत से, देखिए, जो लोग नफ़रतें फैलाने वाले और जो झूठ का साथ देने वाले बहुत कम हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें बिल्किस बानो केस में आ रही हैं और जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो हम सारे मज़ाहिब के लोगों को एक साथ बुलाकर उनकी अपनी सबकी मजहबी तालीमात क्या है और वो एक रेपिस्ट से, एक किलर से के ताल्लुक़ से उनका धर्म क्या कहता है, या इस तरह का एक्ट करने पे उनका धर्म उसकी हिम्मत अफजाई करता है या उसकी मजम्मत करता है, ये सारी चीज़ें हम प्रशासन से आप क्या मुतालबा करेंगे आज की मीटिंग में? प्रशासन से मूवमेंट को किस तरह आगे लेके जाएंगे आप? प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि जो भी जहाँ जैसे 6-7 इंसिडेंट्स आज लिए गए हैं उनके ताल्लुक़ से हम हर जो कोशिश हो सकती है कि हम पंतप्रधान साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, हमारे राष्ट्रपति को ख़त के ज़रिए आगाह कराए, जहां कोर्ट में अगर जाना है तो कोर्ट की कार्रवाई करे, सोशल मीडिया पे अगर कुछ चीज़ पहुंचाना है तो सोशल मीडिया पे सच पहुंचाए। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये कोशिश करके हम ये चाहते हैं कि ये भारत में ये हिंदू मुस्लिम या जो भी मज़हब वाला झगड़ा या नफ़रत वाला झगड़ा ना हो, बल्कि सब लोग एक साथ मिलकर रहे और हमारा देश विकास की ओर बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।